नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजों की स्याही ने भारत की राजनीति के पन्ने पर कुछ और ही कहानी लिख दी। तो आज कहानी में बात मोदी के नए कर्म संकट और इस बहाने गठबंधन की राजनीति के दांव पेच की करेंगे। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। उन्हें सबसे ज्यादा कर अपने यूपी पे है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी अब उस रथ पर सवार हैं जिसके सारथी भले ही वो हों, लेकिन उसे अलग अलग दिशाओं में ले जाने का दम कई और लोगों में भी आ गया है। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें लाकर डंके की चोट पर अपने हिसाब से सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी क्या गठबंधन की मजबूरियों को निभा पाएंगे? हिंदुस्तान की सियासी कहानी का फिलहाल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए जन्म वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। नरेंद्र मोदी अपनी सियासी कहानी में पहली बार उस चक्रव्यूह में घिरे हैं जहां एनडीए रूपी रथ के सारथी के तौर पर युद्ध जीतने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन रथ पर सवार हर योद्धा इस स्थिति में है कि वो मोदी का खेल बहुत हद तक बिगाड़ सकता है। इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो अचानक उस स्थिति में आ गए हैं जिसे राजनीति की भाषा में किंग मेकर कहा जाता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से बीजेपी के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन ये भी सच है कि शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी ने नीतीश और नायडू को बहुत हद तक साथ लिया है। इस तस्वीर को देखिए, ये अपने आप में एक छोटी दास्तां कहती है। सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। 2024 में बीजेपी ने अपने बूते 240 सीटें जीती, जो 2019 की तुलना में 63 सीटें कम है, और इसीलिए अब सहयोगियों की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। वरना एनडीए तो 2014 में भी था और 2019 में भी। बीजेपी के 14 सहयोगियों के साथ 53 सीटें हैं और इन सीटों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। दरअसल गठबंधन की कहानी में सबसे बड़ा पेच ही यही है कि हर सहयोगी की महत्वाकांक्षा को पूरा करना संभव नहीं होता और कई बार तो बहुत बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। मसलन 1999 में जिस वक्त ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, तब उन्होंने बंगाल के लिए विशेष पैकेज मांगते हुए समर्थन वापस लेने की धमकी देनी शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को कोलकाता भेजा और उन्होंने ममता की रैली में ही घोषणा कर दी कि अटल सरकार ने ममता की सारी मांगे मान ली।
इसी तरह पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ यूनिट्स को बंद करने के सरकार के फैसले से ममता नाराज हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलकाता में उनके घर जाकर उन्हें मनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए थे तो सहयोगियों की बैसाखी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी को जनता ने पहले 2 बार अपार बहुमत दिया और इस दौर में मोदी राज में बीजेपी के कई सहयोगी इसलिए चिटक गए क्योंकि उनके विचारों, आपत्तियों और महत्वाकांक्षाओं को जगह नहीं मिली। इसमें उद्धव की शिवसेना से लेकर अकाली दल तक शामिल है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू 2018 में बीजेपी पर आंध्र की उपेक्षा का आरोप लगाकर अलग हो गए थे। हालांकि 2014 में जब वो आंध्र की सत्ता गंवा चुके थे और बीजेपी के सहयोगी बने थे, तब 22 अप्रैल 2014 को महबूब नगर की रैली का एक वीडियो जरूर अब वायरल है, जिसमें पीछे की कतार में बैठने जाते हुए नायडू को मोदी ने हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया था। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country, to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. लेकिन अब नायडू आंध्र की सत्ता में है और किंग मेकर भी। वो अलग बात है कि वो भी अभी मोदी मोदी कह रहे हैं। नीतीश और नायडू अगर मोदी के साथ रहे तो सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये भी सच है कि सीटों के बंटवारे से शुरू गठबंधन धर्म की कहानी कई ऐसे मुद्दों पर अटकेगी ही जहां या तो बीजेपी को अपना रुख लचीला करना होगा या फिर सहयोगियों के तेवर सहने होंगे, यानी पग पग पर देख सुनकर चलना होगा। ये भाई दर देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ये भाई। उदाहरण के लिए एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर टीडीपी अभी तक विरोध में रही है। 2029 तक संसद में महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है, जिसके दक्षिण में असर के चलते टीडीपी विरोध में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भले ही बीजेपी का कोर एजेंडा हो, लेकिन कई सहयोगी इससे सहमत नहीं है। बीजेपी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश के पक्ष में है, लेकिन जेडीयू विरोध में रही है। इसके अलावा जेडीयू अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर रही है, तो आंध्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण जारी रहेगा। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। We are in favor of 4% reservation for the Muslim that has been promised by our leader Chandrababu Naidu garu. Even in the campaign also, we will stick to that. Definitely will stick to that. बहरहाल गठबंधन की राजनीति की कहानी का नया अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी चुनौतियां ये होंगी, अब जो टीडीपी है वो कह रही है कि हम 4% मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मस्जिदों के रखरखाव पर हम 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। मोदी जी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं, वो बोल चुके हैं। मस्जिदों को पैसा देना, तौबा तौबा तौबा, ये पॉसिबल ही नहीं है। नीतीश कुमार को भी याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव की अब आप किंग मेकर हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाइए। उनके क्षेत्रीय मांगे हैं, पर नरेंद्र मोदी इनसे नावाकिफ है और हम लोग वाकिफ है, ये कहना थोड़ा जाती होगी। अब सवाल यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन धर्म की जो फिलॉसफी लिखी थी, क्या नरेंद्र मोदी उसे दोहरा पाएंगे? ये अलग बात है कि कम से कम अभी नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी नया इतिहास लिखेंगे। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है।
अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आज तक ब्यूरो। 2004 में जब बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा ध्वस्त हुआ और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, तो उस वक्त 10 से ज्यादा दलों ने मिलकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया था। वो गठबंधन चुनाव के बाद बना था। इस बार ऐसा नहीं था। इस बार चुनाव से करीब 1 साल पहले जून 2023 में पटना में कई विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक के बाद इंडिया अलायंस का जन्म हुआ। यह अलग बात है कि जिन नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था, वो खुद पाला बदल चुके हैं। मजेदार बात यह है कि पाला बदलने की उनकी आदत को ही अब इंडिया गठबंधन अपना हथियार बनाना चाहती है और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश अब गाहे बगाहे चलती ही रहेगी। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता। मुझे सबसे ज्यादा कर अपने यूपी पे है। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया जीता है और मोदी हारा है। कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते। 4 जून को नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन का हौसला इस कदर बुलंद था कि नायडू और नीतीश के एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशें की जाने लगी। इसके लिए चंद्रबाबू को उनके मोदी के बारे में और मोदी के उनके बारे में पुराने बयान याद दिलाए गए। कई जगह कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तक कर दिए कि वो एनडीए छोड़ दें। এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি আর পায়ে ধরতে হচ্ছে নীতিশ, বাট এদের আমি খুব ভালো করে চিনি। এরা ইন্ডিয়াটাকে ভাঙতে পারবে না, বরঞ্চ যারা ওদের সাথে গেছে ওদের অত্যাচার কতটা চলবে আমি জানি না। के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रबाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे। वैसे इंडिया गठबंधन के बनने की अपनी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पिछले साल जून के महीने में ही नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में विरोधी दल के कई नेता मिले और इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट नीतीश ही लाए, जो 3 राज्यों के चुनाव के वक्त कांग्रेस की बेरुखी से नाराज होकर अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना कहकर चलते बने। अगर हम गायब हो गए थे तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से 11 हो गया है और बीजेपी 9-11 हो गई है। इस मल्टी स्टारर फिल्म के सभी हीरो की लड़ाई सिर्फ एक शख्स से थी। আমরা কি চাই? মোদি যাক, শান্তি থাক, মোদি যাক, দেশ থাক, মোদি যাক, সংবিধান থাক। 4 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री जी की विदाई होगी। इस कहानी के तमाम पात्रों ने अपना एक विलन खोज लिया था, लेकिन सच ये भी था कि कई पात्रों के आपस में ही टकराहट के तमाम किस्से थे, जो चुनाव खत्म होने तक जारी रहे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। तरुण गोगोई, राहुल गांधी। केजरीवाल के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में कभी राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और मुलायम जैसे नेता हुआ करते थे, लेकिन मोदी विरोध में सभी दोस्त बन गए। लेकिन फिर भी पंजाब में कांग्रेस के साथ आप नहीं जा सके। इतना ही नहीं,
आप ने दिल्ली चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अलायंस पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिल करके लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिल करके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तस्वीर 1975 की है। तब ममता कांग्रेसी हुआ करती थी। जेपी के विरोध में उनकी कार पर चढ़ झटके में सुर्खियां हासिल कर ली थी। बाद में कांग्रेस से अलग होकर बंगाल के नंदीग्राम से सिंगूर तक लेफ्ट के खिलाफ अपनी राजनीति को पैना कर सीएम बनी थी। इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ थी, अलबत्ता अपने राज्य में वो किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थी। इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी तो अस्तित्व में ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर आई थी। अखिलेश और राहुल बाद में जरूर एक हो गए, लेकिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के लिए जो कहा उससे लगा यही था कि गठबंधन का भविष्य अधर में है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। लेकिन इस गोलमाल को ही सियासत कहते हैं। स्लॉग ओवर में इंडिया गठबंधन के दलों ने कमाल दिखाया। इसी का नतीजा है कि बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। वैसे इंडिया गठबंधन एक अलग रूप में 2004 में भी बना था। उस वक्त कांग्रेस को 145 और बीजेपी को 138 सीटें मिली थी। ऐसे में एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपीए का गठन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने इसे बनाने में अहम योगदान दिया। उस वक्त इसमें 14 पार्टियां शामिल थी। यूपीए ने सफलतापूर्वक 10 साल सरकार चलाई। हालांकि इस दौरान परमाणु समझौते पर लेफ्ट ने नाता तोड़ा था, लेकिन यूपीए की कहानी 2004 के चुनाव के बाद बनी थी। इस बार इंडिया गठबंधन पहले बना था, लेकिन बीजेपी फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और अब जब तक एनडीए सरकार सत्ता में रहेगी उसे इंडिया गठबंधन के आक्रामक तेवरों का सामना करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।